ओके, शुरू करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये आज का टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेस का है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। इन्वायरमेंटल साइंसेस की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा सब्जेक्ट है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है। और फील्ड वेयर we study all the physical, chemical and biological components of the environment, ठीक है, with a focus on environmental pollution and degradation, ठीक है। environmental साइंसेस जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ ये डील करेगा ही करेगा, ठीक है। और फोकस किस पे होना चाहिए? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन पे। क्योंकि देखो, अगर हम कोई भी टॉपिक उठा लें, ठीक है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, इवन बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह हो रहा है, वाटर में पोल्यूशन हो रहा है, एयर में पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है, तो इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू शो देम कि व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज हैपनिंग, और उसका कैसे उससे पार पाया जाए, ठीक है। इस चीज पे काम करना जरूरी है। यही हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या बोलता है कि पर्यावरण विज्ञान जो है बहुविषयक विषय है या क्षेत्र कहा जाता है, जहां हम पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट पर ध्यान देने के साथ साथ पर्यावरण के सभी भौतिक, फिजिक्स, रासायनिक, केमिस्ट्री एंड जैव घटकों का अध्ययन करते हैं। यही चीज वो बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये चीज? ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स की, तो इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफर प्रोटेक्शन टू आवर नेचुरल वर्ल्ड। इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हम प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को, सबसे पहले चीज, ठीक है। क्योंकि देखो, हम देखो पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो इस चीज से प्रोटेक्शन की तो जरूरत है ना। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको क्या करना होगा? क्या? ऑफर प्रोटेक्शन के लिए तुमको नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा अननेसेसरी तुम्हारा इन तरीके के चीजों से, करेक्ट। तो पर्यावरणीय सिद्धांत जो है हमारी प्राकृतिक दुनिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें, हम इससे क्या कर रहे हैं? सुरक्षा प्रदान करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस, ठीक है। कानून और नीतियां, ठीक है, अलग अलग लॉज, अलग अलग इन्वायरमेंटल लॉज और नीतियों के आदर्श आकार और अर्थ देते हुए संसदों, न्यायाधीशों और
निर्णयकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में सेवा करें। मतलब क्या है कि सर्व एज ए गाइड फॉर लॉ मेकर्स, जजेस एंड डिसीजन मेकर्स। लॉ मेकर, जजेस एंड डिसीजन मेकर्स, गिविंग लॉज एंड पॉलिसीज इट्स आइडियल शेप एंड मीनिंग। दोनों होता है, ठीक है, आइडियल शेप और मीनिंग दोनों के ये पे काम करता है। ठीक है। फिर बात क्या आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस में अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर हाई environmental standards by directing how judges and other decision makers should interpret the law। ठीक है, ये बात किया। क्या बोल रहा है कि वर्क टुगेदर, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो वर्क टुगेदर हो रहे हैं हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को डायरेक्ट करने के लिए। हाउ जजेस एंड अदर डिसीजन मेकर्स शुड इंटरप्रेट द लॉ, इंटरप्रेट द लॉ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इस चीज पे भी काम कर रहा है कौन, इन्वायरमेंटल के प्रिंसिपल्स। ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और मैनेजमेंट वगैरह में भी ये मदद करता है। कौन, तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, निर्णय लेने में भी, योजना बनाने में भी और प्रबंधन करने में भी ये उपयोगी होता है। कौन, इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो प्रिंसिपल होता है। देन कम्स स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। अगर हम स्कोप की बात करें इन्वायरमेंटल साइंसेस में क्या स्कोप है, जैसे कि हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की। इन्वायरमेंटल स्टडीज आर वेरी वाइड, बहुत वाइड है। एंड इट डील्स विथ मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज के साथ ये डील करता है। लाइक क्या है, पहला कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस के कंजर्वेशन की बात कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी चर्चा कर रहा है कि किस तरीके की इकोलॉजी वहां पे रहेगी, क्या उसका सिद्धांत रहेगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट करोगे, बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम्स कैसे हैं वहां पे मौजूद हैं, ताकि उनको किस तरीके से डेवलप कर सको। ठीक है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में और क्या आता है, तुम फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छा तरीके से हो सकेगा, बायोजियोकेमिस्ट्री कैसा है, इन सब चीजों पे चर्चा होती है। ठीक है, फिर क्या बात आता है कि पॉल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन के ऊपर भी चर्चा होती है। पॉल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देन कम्स कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोलिंग की भी बात चलती है कि पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सको। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल इश्यूज कनेक्टेड टू इट। सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं जो कि इससे कनेक्टेड है, इससे जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे। ठीक है, ये सब चीजें आपको भी चर्चा होती है किसमें, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। करेक्ट। फिर बात आता है तुम्हारा अलग अलग कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सिलेबस में डिस्कशन हुआ था कि कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट था एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर हाइड्रोस्फीयर वगैरह था, लिथोस्फीयर था, बायोस्फीयर था। लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट पे चर्चा करेंगे जो कि है हमारा एटमॉस्फेयर, और जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर पे चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर जो है इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स अकॉर्डिंग टू मेजर चेंजेस इन द टेम्परेचर्स। ठीक है, मेजर चेंज होता है टेम्परेचर में तभी वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बात करता है कि तापमान में बढ़े परिवर्तन के अनुसार वायुमंडल को परतों में बांटा गया है, अलग अलग परतों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो जो परतें हैं उसमें जो पहला परत है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर। दूसरा क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा क्या है, मेजोस्फियर। चौथा क्या है, थर्मोस्फियर। तो इट इज वेरी सिंपल कि क्या क्या लेयर हैं और उन लेयर में क्या होता है। मुश्किल से 5 लेयर होते हैं, एक एक्सोस्फियर भी होता है इसके आउटसाइड में।
ठीक है, एक्सोस्फीयर भी होता है, लेकिन कहानी आता है कि हर लेयर में हो क्या है, और ये लेयर्स किस बेसिस पे डिवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पे समझा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिवीजन के बेसिस पे ये डिवाइडेड है। तो टेम्परेचर डिवीजन के बेसिस पे ये कैसे डिवाइडेड है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिस पे ये कैसे डिवाइडेड है, ये भी बात आती है। तो जैसे कि ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें, तो ट्रोपोस्फियर में हो क्या रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट, देन अगेन इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज। ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर की मैं अगर बात करूं, ट्रोपोस्फियर में तुम्हारा अगर डिक्रीज हो रहा है क्या, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में अगेन इंक्रीज हो रहा है, मेजोस्फियर में डिक्रीज हो रहा है, देन थर्मोस्फियर में अगेन इंक्रीज हो रहा है। दिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग इन व्हाट, दिस इज हैपनिंग इन दी व्हाट, योर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये सारे प्रोसेसेस तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम इस क्वेश्चन को बना पाओगे। इट इज वेरी सिंपल कि कैसे डिक्रीज कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो सारे चीजें हैं उनके कंपोजिशन पे। यस मोहिनी, यस यस, आई एम गेटिंग टू यू। कंपोजिशन के बेसिस पे एयर का तुम्हारा डिवीजन हो रखा है, ठीक है। रीस्टार्ट करो, ठीक है, जैसे कि क्लासेस में अभी तो ज्वाइन कर लिए हो, बट अगेन रीस्टार्ट करो, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां किए हो एग्जाम में, जिसकी वजह से कम मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो अगर कम मार्क्स बने हैं तो प्लीज रीस्टार्ट, अगेन रीस्टार्ट करो। ठीक है, हर चीज को रिस्टार्ट करोगे तभी चीजें कर पाओगे, क्योंकि अगर बैठे रह जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, अगर बैठे रह जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि अच्छे से रिस्टार्ट कर सको। पढ़ो लिमिटेड, लेकिन आउटपुट दो मैक्सिमम। लिमिटेड चीजें पढ़ के अगर आउटपुट मैक्सिमम दोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जैसा कि तुम लोग सोच रहे थे कि काफी डिफिकल्ट आया है। सिली मिस्टेक्स किए हो इसलिए गड़बड़ियां हुई हैं, ठीक है। हाँ, तो सिली मिस्टेक हुआ है तो इस वजह से गलतियां हुई हैं, तो इस चीज का ध्यान रखो। अब देखो, महंगाई पड़ेगी तो फीस भी बढ़ता है, फिर स्कॉलरशिप टेस्ट आएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा करो तो फिर डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो होता ही रहता है। पिछले बार तो कुछ बच्चे 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए डिस्काउंट, 50 रुपए, 60 रुपए, कोई तो 300 400 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, तुम स्कॉलरशिप टेस्ट पास करो तो कम रेट में भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ हर चीज को वापस से। लेट ज्वाइन किया था लास्ट टाइम क्लास, इस बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आज हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपोजिशन जो है वो टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइडेड है। अब तुमको क्या करना है, तुमको जब नोट्स बनाओगे तो तुम यहाँ पे लिखोगे ट्रोपो। ट्रोपो का क्या होना चाहिए, 20 डिग्री से लेके तुम्हारा -55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन कम्स -55 डिग्री से स्ट्रेटो से लेके तुम्हारा क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर 20 डिग्री सेल्सियस से 20 नहीं, 10 होगा, तो 10 से लेके तुम्हारा आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, -90 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तुम्हारा चलते जाएगा, ट्रोपो, स्ट्रेटो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेजो, इसमें बदलता रहेगा, ठीक है। देन फाइनली क्या आएगा, थर्मो। थर्मो में क्या है, -90 डिग्री से लेके तुम्हारा +50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा खाना। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, 20 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, -50 डिग्री, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो यू शुड नो कि ये टेम्परेचर घटता बढ़ता किस तरीके से है और क्या चेंजेस होते हैं इनमें, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी ये चीज बनेगा, करेक्ट। तो ये काफी इजी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए। फिर बात आता है
इसमें ग्रेविटी जो है ये पुश करता है लेयर्स को पुश करता है अपने अर्थ की तरफ, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। एयर क्या है? कंपोजिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का कंपोजिशन है ना? जब इन सब का कंपोजिशन से ये बना हुआ है तो इसका कोई ना कोई तो वेट होगा ना। जैसे कि ऑक्सीजन का कितना है? 32। आर्गन का कुछ होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कुछ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ होगा। इसी तरीके से इनका कोई मॉलिक्यूलर वेट तो होगा ना जी। तो वही बात चल रही है। तो उसी हिसाब से ग्रेविटी भी उसको पुश करेगी। जैसे कि अगर हम किसी साइकिल का टायर ले लो या किसी बाइक का टायर ले लो, ठीक है, उसमें जब हवा भरते हो उसमें वेट बनता है कि नहीं? वेट बनता है। अगर वेट बन रहा है किसी भी चीज का तो ग्रेविटी उसको डेफिनेटली पुश करेगी। जो भारी क्या होंगे? जो भारी वाले होंगे वो क्या होंगे? नीचे आ जाएंगे। जो लाइटर वाले होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ये हर जगह में नहीं होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ से शुरू होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये है होमो होमोजीनियस। ये क्या है? हेट्रोजीनियस। जहां से तुम्हारा आयनोस्फीयर शुरू हो रहा है वहां से हेट्रोजीनियस बन रहा है, और जहां पे होमोजेनियस लेयर है वो तुम्हारा मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में आता है। तो मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? और कौन ज्वाइन किया है? 3 लोग ज्वाइन किए हैं। क्या ज्योति है क्या? हेलो ज्योति। कौन ज्वाइन किया है बता भी नहीं रहे। अरे मेरे को सबके नाम तो पता होने चाहिए कम से कम। अभी क्लास में और कौन है? ज्योति हो? चैट बॉक्स पे आप चैट कर सकते हो, जो भी हो। वहां पे देखो चैट बॉक्स है नीचे साइड में। ठीक है, अगर फोन में देख रहे हो तो साइड में है, अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो भी आपको साइड में ही मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा चैट बॉक्स। वहां से चर्चा कर सकते हो। कौन है साथ में? मोहिनी? हु इज देयर? कैन यू सी? कौन है? ये तीसरा बंदा कौन है जो क्लास में है? जो भी है चैट बॉक्स में कम से कम लिखो तो सही भाई। कौन हो आप? ठीक है, तो खैर छोड़ो, हम चर्चा करते हैं अपना। तो अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि तुम्हारा नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और तुम्हारा आर्गन हुआ, ये सब क्या होता है? इंटरमिक्स्ड होता है। इंटरमिक्स्ड का मीनिंग क्या है? कि कोई ना किसी के ऊपर नीचे नहीं होता है। ये पूरे का पूरा हवा में जो होता है सब मिक्स्ड होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड इन दिस हवा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एयर जो कंपोजिशन है ये होमोजीनियस का मीनिंग है कि हर तरीके का कंपोजिशन, जैसे ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हर जगह में एक तरीके से सिमिलर कंपोजिशन दिखाता है। मतलब मौजूद ये 5-6 गैसेस हर जगह में होते ही पूरे पोर्शन अगर है तो। जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में सिर्फ ओजोन है, ऑक्सीजन है, तो वो वही रहेगा, वो पूरा का पूरा होमोजीनियस होगा।
वैसे ही मेजोस्फीयर में कुछ गैसेस हैं, तो मेजोस्फीयर के गैसेस वैसे होमोजेनियस रहेंगे। जैसे ही तुम आयनोस्फीयर से पहुंचते हो, आयनोस्फीयर से तुम्हारा हेट्रोजीनियस लेयर शुरू हो जाता है, लाइटर वाले नीचे, हेवियर वाले ऊपर। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, बाकी गुरुत्वाकर्षण हवा की परतों को पृथ्वी की सतह पर नीचे ढकेलता है, ये चीज तो पता होना चाहिए। मीर यूनिस, अच्छा मीर यूनिस है, काफी लेट ज्वाइन किए मीर यूनिस। 8 बजे डेली क्लास होगा, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन यूट्यूब में क्लासेस होंगे, बाकी सब दिन जो है तुम्हारा ऐप पे क्लासेस होंगे। वो सब फ्री हो, उस 2 दिन तुम रिवाइज कर सकते हो, 2 दिन का तुमको टाइम मिल जाएगा अगर तुम यूट्यूब में क्लासेस करना चाहते हो, ऐप में नहीं करते। ठीक है, बाकी क्या रहा, जो संडे रहेगा उस दिन टेस्ट रहेगा। संडे रेगुलर टेस्ट रहेगा आपसे, जो भी पढ़ाया है उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता हूँ, एमसीक्यूज पूछ सकता हूँ, एसेशन रीजनिंग पूछ सकता हूँ, एनीथिंग आई विल आस्क फ्रॉम माय टॉपिक्स। जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस मैं उठा के पूछ सकता हूँ, तो उसके लिए पहले से तैयार रहना, गलती मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या आता है कि 90%, 99% जो टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर है, दैट इज बिलो 32 किलोमीटर। कोई कोई एग्जाम में इसको 12 किलोमीटर लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। 32 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर को टच करने वाला भी। 99% इसमें है, 80% तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। ठीक है, और 19% तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है, बट टोटल 99% जो है वो तुम्हारा मिला के स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है। तो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% हिस्सा 32 किलोमीटर के अंदर ही है, ये चीज पता होना चाहिए, इसमें गलतियां नहीं करना है अगर एग्जाम में। शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये चीज पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को बना पाओगे। दूसरा क्या है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की कहानी सुनना शुरू करें तो वो क्या होता है, 0 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 80% ऑफ द टोटल मास जो है एटमॉस्फेयर का वो यहीं पे मौजूद है। करेक्ट, जिसमें कि तुम्हारा वाटर वेपर आता है, डस्ट पार्टिकल्स आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मिलता है, कान फाउंड हियर। तो वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 80% जो है वो जल वाष्प है, और धूल कणे यहाँ पाए जाते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको लगता है कि गैसेस से भरा हुआ है, लेकिन नहीं, पार्टिकुलेट मैटर बहुत है। इसीलिए तुमने ये चीज ऑब्जर्व भी किया होगा, जब कहीं पे भी खिड़की खोलते हो, है ना, सूरज की रोशनी हल्की सी आती है, तो तुमको उस रे के अंदर बहुत सारे धूल कण नहीं दिखते? बहुत सारे धूल कण दिखते होंगे पार्टिकुलेट मैटर में। ठीक है, पार्टिकुलर मैटर में बहुत सारे धूल के कण दिखते ही होंगे तुमको, जब भी वो क्या उड़ के आता होगा तो धूल कण तो दिखता ही होगा तुमको। तो ये वही चीज है, दिस इज वही थिंग। क्या मेरी इमेज दिखता है या नहीं दिखता है मोहिनी, दिखता है? जब भी हम खिड़की खोलते हैं और हल्का सा एक जगह होता है जहां से लाइट की रोशनी आ रही होती है, बहुत सारे धूल के छोटे छोटे कण नहीं दिख रहे होते, दिख रहे होते हैं, है ना, टिंडल इफेक्ट। करेक्ट, दिखता होगा तुमको, एक अलग ही तरीके का रोशनी। ठीक है, तो वो चीज पता होना चाहिए। करेक्ट, तो ये वही चीज की है। तो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब वाटर वेपर क्यों पाया जाता है, क्योंकि जानते ही हो तुम्हारा, अगर हम बात करें, 70% जो है पूरा पानी से घिरा हुआ है। लैंड का जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, 70% तुम्हारा पानी क्रस्ट है। इस वजह से तो वो भी एवापोरेट करेगा, तो उसमें से कुछ तो निकल के आएगा ना, 70% में से, है ना, तो वो तो आएगा। तो वही चीज यहाँ पे बात चल रही, तो 70% हिस्सा जो है वो तुम्हारा पानी होने की वजह से तुम्हारा वहां पे वाटर वेपर भी बहुत मात्रा में मिलने की चांसेस हैं।
इसीलिए 80% जो हिस्सा है वो तुम्हारा इसी से भरा हुआ है। करेक्ट। फिर क्या आता है कि ऑलमोस्ट ऑल द वेदर एंड क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस लेयर। सारे के सारे क्लाउड फॉर्मेशन जैसे कि तुमको दिख रहा होगा, ये क्लाउड यहीं पे दिखता है। तो इस परत में लगभग सभी मौसम और बादल बनते हैं। ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में बादल मौसम बहुत सारे बनते रहते हैं। करेक्ट। तो स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम ओजोन दिखता है। मैक्सिमम ओजोन वाला जो परत है, ठीक है। अब स्ट्रेटोपोज आ जाता है, फिर मेजोस्फीयर आ जाता है, फिर मेजोपोज आता है, फिर थर्मोस्फीयर आता है, थर्मोपोज आ जाता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। लेकिन ऑल वेदर सिस्टम जो है वो ट्रोपोस्फीयर में दिख रहा है, क्योंकि 80% मास कम नहीं है। 80% मास अगर कहीं पे मौजूद है तो वो कम नहीं है। तो ज्यादा मास होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, ये चीज दिख रहा है। कौन? वेदर जो है काफी खराब दिख रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ, वहां पे वेदर खराब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा काले बादल मंडरा रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, बस इसीलिए हो रहा है। वेदर सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है। अभी का जो मानसून है, मानसून स्ट्रांग है। इस समय पे मानसून काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, काफी ज्यादा क्या हो रहा है, मानसून स्ट्रांग होने की वजह से काफी ज्यादा क्या हो रहा है, हमारा बारिश हो रहा है। ठीक है। दिल्ली हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, नॉर्थ इंडिया के जो पोर्शंस हैं वो काफी ज्यादा जलमग्न हो जा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए कि वेदर सिस्टम भी जो भी है वो भी मोस्टली ट्रोपोस्फियर की ही कहानी बताता है। ट्रोपोस्फियर में ही सबसे ज्यादा वेदर सिस्टम्स का ऑब्जर्वेंस होता है। करेक्ट। फिर आता है तुम्हारा हीटिंग ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम सोचते हैं कि सन जो है वो हीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर का, जहाँ पे तुमको वेदर सिस्टम्स ज्यादा दिख रहा है, वहां पे कौन सबसे ज्यादा हीट कर रहा है तुम्हारा, इज फ्रॉम बिलो, बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बिलो से हो रहा है। ठीक है। जिसमें कि तुम्हारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो फर्स्ट क्या करते हैं, तुम गर्म करते हैं सरफेस को, और वही रेडिएट बैक करता है हीट को इनटू द एटमोस्फेयर। अभी कभी कभी पूछा जाता है कि क्या इनकमिंग सोलर रेडिएशन से गर्म हो रहा है, क्या आउटगोइंग सोलर रेडिएशन से गर्म होता है। तो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन से वो गर्म होता है, जैसे कि लॉन्ग वेव है। लॉन्ग वेव रेडिएशन से कौन होता है, हीटअप होता है, कौन तुम्हारा, ट्रोपोस्फियर। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन कैसे लॉन्ग वेव रेडिएशन से, ये भी तुम समझने की कोशिश करो। दो चीजें तुमको पहले ही पता है। कोई भी चीज को गर्म करने के लिए उसको गर्म नहीं, क्या बोलते, हीट करने के लिए उसको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी देना होगा, है ना। तो वो जो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, वो किसी तरीके का सारे एनर्जी को तो एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, किसी ना किसी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। दैट इज सेंसिबल हीट। ओके। तो सेंसिबल हीट जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशंस में क्या हो रहा है कि सेंसिबल हीट भी रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है। तो वही सेंसिबल हीट तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर को गर्म करता है। अब हम पूछते हैं कि सर, तुम पूछोगे सर क्वेश्चन कि सर ये बताओ कि सर क्या ट्रोपोस्फेयर में हर जगह में एक तरीके की गर्मी पड़ती है? नहीं जी। अभी सेंसिबल हीट का काम क्या है, अब सपोज करो मैंने बताया कि अलग अलग तरीके का रेडिएशन पृथ्वी में पड़ रहा है, तो जगह भी तो अलग अलग है। कहीं पे बर्फ है, कहीं पे पानी है, कहीं पे लैंड है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे तुम्हारा कुछ और है। तो अलग अलग
जगहों के हिसाब से अलग अलग तरीके की गर्मी पड़ती है, अलग अलग तरीके का वातावरण होता है। तो लॉन्ग वेव का रेडिएशन भी जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग पावर अलग अलग है। ठीक है। अब इसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए दो लॉ बनाए गए थे। एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है। जिसका क्या था, इक्वल टू सिग्मा टी टू दावर 4। ठीक है। मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी पड़ रही है किसी भी सरफेस पे, और उसका जो तापमान गर्म हो रहा है उसका अगर टू दी पावर 4 कर दो। ठीक है। और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो जो कि एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो उससे क्या पता चल जाएगा, ई इमिटेड जो कि एनर्जी बाहर निकल रहा है, इमिटेड एनर्जी वो पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसके बेसिस पे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा वस्तु कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट बैक करता है। ठीक है। उसी हिसाब से तुम पता कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को यूज करके, पता है तुमको, इसी फॉर्मूले को यूज करके इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। ये सब फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, इतने सिंपल सिंपल सिद्धांत जो हैं फिजिक्स के। ठीक है। उसी के बेसिस पे, यही लॉज के बेसिस पे आज के डेट में इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है कि भाई सूरज की रोशनी इतनी पड़ेगी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इस हिसाब से इतना प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ये मत सोचो कि जो फिजिक्स तुम पढ़ रहे थे बचपन में, या अभी जो लॉज वगैरह थर्मोडायनेमिक्स के तुम पढ़ोगे, इसका कोई यूज नहीं है। इट हैज लॉट्स ऑफ यूज। ठीक है। ऐसे ही हवाबाजी में कोई भी चीज तुमको नहीं पढ़ाया जाता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वेरी क्लियर होके पढ़ो, यही समझा रहा हूँ। तुम्हारा कंसेप्ट हिला हुआ है, इस वजह से एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हो। नहीं तो 200 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 200 तो कट ऑफ ही जाता है। 200 जो ले आया उसका क्लियर है एग्जाम, उसका नहीं रुकेगा एग्जाम। करेक्ट। आपकी वॉइस चली जाती है। अच्छा, मेरी वॉइस चली जा रही है, अभी मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है ये बताओ। अभी कंफर्म आ रहा है या नहीं बताओ। वैसे मीर यूनिस तुमको ना, सिर्फ मेरा ना ये चीज देख लेने से नहीं याद होगा। जैसे कि अगर तुम मेरा ना लाइव सेशन भी अटेंड कर लो तो भी तुम यूसी नेट नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ रिवीजन भी तो करना जरूरी है। अगर मेरा वॉइस कहीं कट रहा है तो क्या तुम रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस से देखते हो, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर टेस्ट के लिए तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स वापस से देखोगे, जहां पे तुम्हारा छूटा होगा, तुम उन पॉइंटर्स को कवर आउट तो करोगे। पहला जरूरी चीज, आज तक मेरे को नहीं लगता है कि पिछले क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोट्स बनाए होंगे। तुम लोगों को पीडीएफ इजीली मिल जा रहा है, प्रिंट आउट मार दे रहे हो, हैंड रिटन नोट्स बनाते नहीं हो। बहुत समस्या है, इससे जेआरएफ नहीं निकलता है। जब तक बंदा खुद के नोट्स अच्छे से ना बनाए, उसका नहीं निकलेगा जेआरएफ। यही चीज मोहिनी के साथ भी हुआ है, यही चीज मीर यूनिस के साथ भी हुआ है, ये चीज मेरे साथ भी हुआ था। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और बहुत सारी एकेडमी है जो तुमको 50 तरीके की चीजें पढ़ा रही है। ठीक है। इवन फिलर फॉर्म भी तुमको बहुत सारी चीजें पढ़ाते जा रहा है। बट क्या तुम्हारे अपने नोट्स उतने अच्छे हैं कि तुम इन चीज को ग्रैब कर सको? नहीं है ना। तो जब तक अपने नोट्स में ग्रैबिंग नहीं होगा, अपने नोट्स को तुम बढ़िया नहीं बना पाओगे, तब तक तुम्हारा नहीं निकलेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू ए वे, एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब जैसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है इसको डिटेल में लिखना? सिग्मा का वैल्यू, टी का वैल्यू, ई क्या है, लिखना जरूरी होता है ना। ये कौन करेगा? ये चीज भी तुम टीचर पे छोड़ दे रहे हो कि टीचर सब कुछ करके दे दे। पॉसिबल ही नहीं है ना। कैसे पॉसिबल है लग रहा है तुमको चीजों? तुम दिन में टीचर को 10 बार कॉल कर लो, 50 बार कॉल कर लो, डाउट पूछ लो, क्या निकल जाएगा एग्जाम? नहीं निकलेगा ना। एग्जाम तुम्हारा तभी निकलेगा जब तुम्हारा नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बने। ठीक है। एक आर्ट होता है नोट्स बनाने का, एक आर्ट होता है, वो आर्ट सीखो। ठीक है। जब तक वो आर्ट सही से नहीं बनेगा, नहीं होगा। नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट यूसी नेट का उठा लो, जो आज तक अच्छे से नोट्स नहीं बनाया है उसका नहीं निकला एग्जाम।
तो नोट्स बनाने की थोड़ा जरूरत करो, ठीक है। नोट्स बढ़िया से बनाओ, अच्छे से बनाओ, ताकि दिमाग में अच्छे से चीजें प्रिंट हो जाए, तभी ये चीज हो सकता है, ठीक है। चलो, फिर क्या आता है, वो बोलता है द वार्मर एयर इन द नियर द surface layer generated turbulent vertical motions which transfer water vapor and other traces to high altitude। पहली बात क्या बोला कि वार्मर एयर नियर द सरफेस जनरेट टर्बुलेंट वर्टिकल मोशन। इसका मीनिंग क्या है, तुमको पता है कि हवा गर्म होते ही राइज करता है, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हवा गर्म होते ही राइज करता है, टर्बुलेंट मोशन होगा, ठीक है, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वाटर वेपर और जो अदर ट्रेस गैसेस हैं वो हायर अल्टीट्यूड को ट्रांसफर हो जाए, करेक्ट। ये चीज होगा ही होगा। तो सतह की परत के निकट गर्म हवा ने अशांत ऊर्ध्वाधर गति उत्पन्न की, और जो जल वाष्प और अन्य उनरेखाओं को उच्च ऊंचाई पर स्थानांतरित करती है, ठीक है। ये चीज मुश्किल है, ठीक है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि वार्मर एयर जो है नियर द सरफेस लेयर जनरेट करता है टर्बुलेंट वर्टिकल मोशंस, जो कि तुम्हारा वाटर वेपर को ट्रांसफर करेगा हायर अल्टीट्यूड तक, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। इतने सिंपल सिंपल सेंटेंस है, अगर यही चीज नहीं पता हो तो गलतियां करोगे, ठीक है। तो इस चीज को संभाल के याद कर लो कि हाँ ये भी चीज है कि ऐसे भी वो काम करता है। देन कम्स टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता ही है हाइट के साथ, ठीक है। नहीं, डिक्रीज करता है हाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है। तो वही इसी चीज को हम बोलते हैं द चेंजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, माइनस डी टी बाई डी जेड। इस पे एक लॉन्ग स्टोरी है। लैप्स रेट खुद एक बहुत बड़ी कहानी है, इस पे खुद एक किताब लिखी जा सकती है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट किताब वगैरह इस पे लिखा जा सकता है, बहुत बड़ी कहानी। तो लैपस्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हो, करेक्ट, ठीक है। तो लैपस्टेट का मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा भी है, ओके। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ये भी आसान है। डी टी वाई डी जेड का जो कंसेप्ट है दिस इज वेरी सिंपल। तो लैपस्टेट इसको हम बोलते हैं, किसको, टेम्परेचर का चेंज विद द अल्टीट्यूड। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, 2023 में ही क्वेश्चन आ गया था लेक्चर से, डायरेक्ट क्वेश्चन डाला था। बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, लिटरली गलती करके आ रहा है, ठीक है। कितना बड़ा मिस्टेक, बवंडर, क्वेश्चन करवाया भी है मैंने, बवंडर किए थे बच्चे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे गलतियां मत करो। देन कम्स क्या, ट्रोपोस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज जनरली proportional with the distance from the surface, and lapse rate is fairly uniform. Fairly uniform. It is about 6.5 degrees Celsius per kilometer. 6.5 degrees Celsius per kilometer की स्पीड से जाता है, but this rate is affected by water vapor content। तो वाटर वेपर कंटेंट से इफेक्ट होता है, कौन, ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर होता है वो फेयरली यूनिफॉर्म तो है, लैप्स रेट भी फेयरली यूनिफॉर्म है, कितना है 6.5 डिग्री, लेकिन ये क्या है, ग्लोबल एवरेज है। फिर बात की जाती है तो दिस इज ए ग्लोबल एवरेज। अब ये ग्लोबल एवरेज का मीनिंग क्या है कि सारे लैब स्टेट को, मैंने पहले ही बताया ना कि पृथ्वी की सतह के ऊपर की जो चेंजेस है वो अलग अलग है, अलग अलग क्या है, अलग अलग चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, उसमें अलग अलग तरीके की फेनोमेना एक्ट कर रही है, ठीक है। तो कहीं पे बर्फ है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, कहीं पे नॉर्मल चीज है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो ग्लोबल एवरेज है, ठीक है। इसी रेट से इफेक्ट होता है, लेकिन वाटर वेपर कंटेंट की वजह से जो इन्वायरमेंटल लैब्सटेट है
वो बदलता रहता है, सेम नहीं होता है। दिस इज वेरी डिफरेंट, ये बदलता ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि देयर फोर द टेम्परेचर इज जनरली लोअर देन -50 डिग्री टू -60 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर। बहुत ही सिंपल चीज है, ट्रोपोस्फियर में टॉप में इतना ही होता है। फिर क्या आता है तुम्हारा कि बट वी ऑब्जर्व, कहानी, एक मिनट, तो थोड़ा बदल देते हैं। बट वी ऑब्जर्व क्या बोल रहा है कि बट वी ऑब्जर्व हमारा, but we observe the atmospheric stratification which will differ from the normal and temperature and can increase with the height and the function of time of the day and weather the conditions. This situation is called as inversion, occurs generally in night time. लेकिन हम वायुमंडल स्तरीकरण का भी निरीक्षण करते हैं जो सामान्य और तापमान से अलग होगा और दिन के समय और मौसम की स्थिति के आधार पर ऊंचाई के साथ बढ़ सकता है। अब इसका मीनिंग समझो क्या है। सपोज करो कि डे टाइम है, ठीक है, ये तुम्हारा लैंड है, ये तुम्हारा सूरज है, सन है, ये तुमको हीट करेगा, एक्सेसिव हीटिंग होगा। तो यहाँ पे अगर एक्सेसिव हीटिंग होगा इस सरफेस पे, ठीक है, एवापोरेट करेगा। कौन? इससे तुम्हारा एवापोरेट करेगा। तो जैसे ही ये एवापोरेट करेगा, यहाँ पे क्या है, गर्म हवा है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, गर्म हवा है, जो कि वेपराइज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अगेन क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा ऊपर जाके ठंडा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, विद दी हाइट। बट नाइट टाइम में इसका थोड़ा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है कि ऊपर तो सारी गर्म हवा तो हीट इधर ऊपर आ गई है, नीचे क्या है, कूल एयर। ठीक है। तो अब क्या है कि टेम्परेचर तो क्या हुआ, इधर गर्म और इधर क्या है, ठंडा। ठीक है। तो ये जो लैपस्लेट था ये तो ऐसे बन गया, पहले ऐसे था, अब ऐसे बन गया। तो ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है नाइट में, क्योंकि सारा का सारा गर्म हवा ऊपर चला। तो ये कंडीशन इन्वर्जन कंडीशन है जो कि नाइट टाइम में दिखता है। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। अगर समझना चाहेगा इंसान तो चुटकियों में समझ लेगा कि व्हाट इज दिस। ठीक है, देर इज नॉट ए बिग इशू इन दिस थिंग। ठीक है, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है। फिर क्या आता है तुम्हारा, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर मैं बात करूं, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं। फिर क्या आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है तुम्हारा, 12 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में, 12 to 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा कि एट ट्रोपोपोज, एक ट्रोपोपोज के पास द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर हॉल्ट्स, टेम्परेचर डिक्रीज जो होता है वो हॉल्ट कर जाता है। एंड टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड लेवल एन इन्वर्जन लेयर कैन बी फाउंड, एक इन्वर्जन लेयर दिखता है। when the temperature increases with the height, this layer is called as stratosphere, ये layer stratosphere। ठीक है, ये चीज वो बता रहा है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इन्वर्जन लेयर है। हाँ, लेकिन ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है, फिर बात आता है व्हाई दिस टेम्परेचर इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ड्यू टू रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओजोन
देखो इसमें यूवी रेडिएशंस जो होते हैं गेट्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और ओजोन का जो मात्रा है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ओजोन जो है इंक्रीज कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होने की वजह से देख रहे होगे यहीं से इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर ओनली, देयर इज नॉट ए बिग डील इन दिस थिंग, ठीक है, ये तो समझने वाली बात, सिंपल। लेकिन ओजोन जो एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, वो यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सन इन दी बैंड्स बिटवीन 210 से लेके 290 नैनोमीटर, दैट इज यूवीसी, नॉट एनीथिंग एल्स, सिर्फ यूवीसी को एब्जॉर्ब करता है, ये पता होना चाहिए। तो ओजोन 210 से 290 के बीच में एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है, तो ये यूवी किरणों को मजबूती से अवशोषित करता है इनके बीच में, ये चीज पता होना चाहिए। ओजोन की कैपेसिटी है कि वो ब्रेक डाउन होगा, या तो वो फॉर्मेशन होगा, या तो उसका ब्रेक डाउन होगा, दोनों में से में ही तुम्हारा क्या यूवी रेडिएशन वगैरह जो है वो एब्सॉर्ब होगा इसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो कितना हिस्सा कवर करता है, 19% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर को वो रखता है अपने पास, जो कि तुम्हारा वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसमें मौजूद है, इससे ज्यादा चीजें मौजूद नहीं होता है। कभी कभी इसमें ना वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओजोन जो है वो प्राइमरी कॉज है टेम्परेचर को इंक्रीज करने का स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको ओजोन को जो परत होती है, लेयर, इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, इट इज मेजर्ड इन द डॉप्सन, बहुत ही सिंपल है, डॉप्सन यूनिट में ये मेजर होता है। कौन? हमारा ओजोन का जो परत है वो डॉप्सन यूनिट में मेजर होता है। अब डॉप्सन यूनिट क्या होता है? 1 mm थिकनेस लेयर का, 1 mm लेयर का जो होता है वो तुम्हारा 100 dB डॉप्सन होता है, ठीक है, 1 mm की परत में 100 डॉप्सन यूनिट होते हैं, तो ऐसे कितना मोटा लेयर होगा, किलोमीटर्स में होगा, तो कितना ज्यादा तुम्हारा उसमें डॉप्सन यूनिट के लेयर मौजूद होंगे। तो इस चीज के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये होता है। फिर क्या होता है कि विदाउट द ओजोन लेयर ए फर्दर डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विद द इंक्रीज हाइट वुड बी ऑब्जर्वेबल इन स्ट्रेटोस्फीयर, फिर इंक्रीज भी हो सकता है टेम्परेचर अगर डॉप्सन यूनिट ना हो तो, ठीक है। देन कम्स मेजोस्फीयर, ठीक है, मेजोस्फीयर सबसे लीस्ट नोन, ठीक है, इतना खास लेयर नहीं है, लीस्ट नोन लेयर, एकदम लीस्ट नोन लेयर, कोई खास लेयर नहीं है, ठीक है। Over the stratopause, over the stratopause, the next layer is the mesosphere. Air density is too low to absorb the solar radiations. Thus, the mesosphere is warmed from the below by the stratosphere, and hence the temperature decreases with the increasing height. Increasing height के साथ टेम्परेचर तुम्हारा क्या होता है? डिक्रीज करता है, किसमें? स्ट्रेटोपॉज में। बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एयर डेंसिटी लो है, बिल्कुल ही लो है, क्योंकि 99% उधर चला गया है, तो बिल्कुल ही लो होगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, काफी हद तक कम लेयर है इसमें, काफी हद तक कम गैसेस हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? द अपर बाउंड्री ऑफ द मेसोस्फीयर इज द मेसोपोर, which is the coldest region of the earth atmosphere, where the temperature is -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए। तो लीस्ट नोन लेयर है, ठीक है, तो इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है, तो इसमें नथिंग इज देयर टू थिंक ऑफ। तो लीस्ट नोन लेयर होने की वजह से तुम्हारा मेजोस्फीयर जो है तुम्हारा
50 to 80 किलोमीटर के बीच में लाई करता है, और इसका हाइट के साथ तुम्हारा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग हाइट के साथ, जो कि कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, जहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि समर सीजन, विंटर सीजन में -110 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ठीक है, देन कम्स आइनोस्फीयर, द फैंटास्टिक लेयर आइनोस्फीयर, जहां से तुम्हारा हेट्रोजीनियस लेयर शुरू होता है। ठीक है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, ये लोअर पार्ट है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स X-ray radiations from the sun. ठीक है, the particles of the gas becomes electrically charged. X-ray radiations from the sun. ठीक है, particles of the gas becomes electrically charged. ठीक है, आयनिक स्पीसीज और फ्री रेडिकल्स O प्लस एंड O2 प्लस NO प्लस N2 प्लस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी इसमें मौजूद है। ठीक है, अब बात आता है तुम्हारा रेडियोस्फीयर। रेडियोस्फीयर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें रेडियो वेव जो होते हैं वो प्रोपागेट करते हैं और बाउंस बैक करते हैं, तुम्हारा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ के सरफेस पे, जिसके वजह से तुम्हारा रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प होता है। इसको स्काई वेव प्रोपागेशन भी बोलते हैं। स्काई वेव प्रोपेगेशन लेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये काफी इजी है। आयन मंडल, ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो होता है बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ पे, तो रेडियो कम्युनिकेशन इसमें मदद करता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है आयनोस्फीयर का कंसेप्ट, काफ़ी इजी है आयनोस्फीयर में। दिस इज नॉट ए मतलब इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आयनोस्फीयर में। तो गैस पार्टिकल्स यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, एक्सरे भी ऑब्जर्व करता है, पार्टिकल्स भी गैस पार्टिकल्स बनाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन स्पीसीज फ्री रेडिकल्स वगैरह, इसमें सब चीज़ करेक्ट। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, आयनोस्फीयर में इसमें बस इतना ही जानना है कि इसमें हार्ड एक्सरेज वगैरह ऑब्जर्व होते हैं और फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, जो कि तुम्हारा क्या स्काई वेव प्रोपेगेशन, रेडियो कम्युनिकेशंस, इन सब में मदद करता है। जो भी तुम्हारा सेटेलाइट का डाटा और जो भी तुम ट्रांसफर कर रहे हो वो आयनोस्फीयर से एम्पलीफाई होके ही तुम्हारे पास पहुंच रहा है, अदरवाइज तो पहुंचे ही ना। पृथ्वी में आयनोस्फीयर होने की वजह से ही ये चीज़ें पृथ्वी तक पहुंच पा रही है, अदरवाइज ये पहुंचे ही ना। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर में इसके बाद कोई खास कहानी है नहीं, क्योंकि इसके बाद थर्मोस्फीयर में कुछ होता नहीं है। एक्जोस्फीयर आ जाता है, एक्जोस्फीयर जो आउटर सरफेस होता है। फिर एक, हाँ, पृथ्वी की सतह पे एक और लेयर होती है जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर भी बोलते हैं। मैग्नेटोस्फीयर, ये एक्जोस्फीयर के ऊपर क्या है, कुछ आयंस मौजूद हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है अर्थ का, वो दिखता है। ठीक है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है, सन से जो फ्लेयर आती है, ठीक है, अनवांटेड फ्लेयर्स जो कि हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक है, वो सारे लेयर्स क्या होते हैं इसमें तुम्हारे रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, तो इसमें से रिफ्लेक्ट बैक करके वो अच्छे से तुम्हारा पूरा क्या करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसी के साथ तुम्हारा एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक था वो काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गया है। अगर एटमॉस्फेयर में और कुछ बचा होगा तो हम क्वेश्चन आउट करेंगे और क्वेश्चन से इसको आने वाले टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इस तरीके का कहानी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हाँ, अब बात आता है, जैसे कि मैंने बोल रखा है कि हर संडे एक टेस्ट मैंडेटरी है, तो हर संडे एक टेस्ट रहेगा ही रहेगा, क्विज रहेगा। तो रेगुलरली क्लास या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते रहो, अपने क्लियर कट नोट्स बनाते रहो, अदरवाइज यू विल बी एट ए लॉस। सो डोंट ट्राई टू प्ले विथ योर नोट्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज आउट करो और अच्छे से तैयारी करो, तभी निकलेगा जेआरएफ। इतना आसान नहीं है जेआरएफ जो कि तुम सोच रहे हो। ठीक है, विद दिस आई विल स्टॉप माई टुडेज लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोस्फीयर कोशिश करेंगे, हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट करने की। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरे जो स्पीयर्स वगैरह हैं उनको कवर आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से इसको रिवाइज आउट करना, एंड विद दिस आई विल क्लोजिंग माई लेक्चर। सब इसी फिलर फॉर्म ऐप में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा।
देखिए तुम्हारे पास तो डाउनलोडेड है ही, ठीक है। अगर डाउनलोडेड है नोट्स, पहले कर चुके हो, बहुत ही सिंपल है। जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उनको क्या करना है, फिलर फॉर्म आपको इंस्टॉल कर लेना है, और फिर वहां से जाके तुमको इसके अंदर तुमको अलग अलग टैब मिलेगा, ठीक है। अपने टैब में चले जाओ, चैट बॉक्स वगैरह में अगर कोई पूछना है पूछ लो, और तुम इसमें से डाउनलोड करके कंप्लीट कर लो, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह को देख लो, प्रिंट आउट निकालो या कुछ भी करो, बट अगेन आई एम टेलिंग, ठीक है, प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन बनाओ। हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर बनाओ, तभी तुम पढ़ पाओगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि तुम निकाल लो, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, तभी तुम इन तरीके के चीजों को कंप्लीट आउट कर सकते हो, अदरवाइज देयर शुड बी वन डिफिकल्टी फॉर दिस थिंग्स, करेक्ट। चलो, हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बनाओ और प्रिपरेशन करो, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्व आउट करते रहो। अगले क्लास से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आ रखा है, ताकि तुम और अच्छे से इसको कैरी आउट कर सको, ठीक है। विद दिस आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।